नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। डिजिटल करेंसी की तरफ सरकार के बढ़ते कदम। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी प्लेटफॉर्म। लोगों को सेवाओं में सीधा लाभ पहुंचाने में मिलेगी मदद। 2023 में निसार मिशन लॉन्च होने के आसार। इसरो और नासा मिलकर तैयार कर रहे हैं प्रोजेक्ट। धरती पर होने वाले छोटे बदलावों को भी ट्रैक करेगा यह मिशन। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल पारित। जरूरी सेवाओं में होने वाली हड़तालों पर अब सरकार सख्त। एक आदेश के साथ ही 6 महीने तक लगेगी रोक। काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बनाने पर सहमत हुए ब्रिक्स देश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपसी तालमेल को मिलेगी मजबूती। आगामी सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एक्शन प्लान अपनाए जाने की संभावना। और हंगर हॉटस्पॉट्स 2021 रिपोर्ट जारी। दुनिया भर के 23 देशों में बिगड़ रहे हालात। 5 देशों में भूखमरी का भारी संकट। खबरों को शुरू करें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। आप में से कई विद्यार्थी बहुत समय से मांग करते रहे हैं कि हम दृष्टि के इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर टू द पॉइंट और डेली करंट न्यूज जैसे कार्यक्रम शुरू करें। आपके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हमने 2 अगस्त से दृष्टि के अंग्रेजी यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर अंग्रेजी में टू द पॉइंट इंग्लिश कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही डेली करंट न्यूज की तर्ज पर ही हमने लेटेस्ट अपडेट कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दृष्टि IAS इंग्लिश का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही उन प्रोग्राम्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे जो 2 अगस्त से अब तक प्रसारित किए गए हैं। तो जरूर जाकर इन कार्यक्रमों को देखें और इंग्लिश चैनल को यानी दृष्टि IAS इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि किस तरह देश का केंद्रीय बैंक यानी RBI अपनी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए RBI ने अपना एक खाका लगभग तैयार कर लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी इस तरह के किसी कदम की दरकार थी। वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसका नाम है ई-रूपी। दूसरे पेमेंट सिस्टम जैसे भीम UPI, UPI, API की तरह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही इसे विकसित करने में कोर भूमिका निभाई है। हालांकि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी इसमें हाथ बटाया है। अब बात ई-रूपी, यह कैसे काम करता है और आने वाले समय में इसके महत्व की करते हैं। यह एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है। शब्दों से समझ में आ रहा है कि कुछ खास मकसद से ही इसका इस्तेमाल होगा। ई-रूपी भुगतान का एक ऐसा जरिया होगा जो पूरी तरह कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। मतलब न तो यहां किसी तरह की नकदी और न ही किसी तरह के संपर्क की जरूरत होगी। ई-रूपी को लाभार्थी के मोबाइल में एक QR कोड या SMS के तौर पर भेजा जाएगा। यह एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह है जिसे कुछ चुनिंदा केंद्रों पर इस्तेमाल यानी रिडीम किया जा सकेगा। इसे रिडीम करने में न तो किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी। सरकार ने यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किया है। हम जानते हैं कि कई योजनाओं में लाभार्थियों को राशि मुहैया कराई जाती है, लेकिन वह कई बार लाभार्थी तक नहीं पहुंचती। ऐसे में यह प्लेटफॉर्म लाभार्थी तक सीधा फायदा पहुंचाने यानी एक लीक प्रूफ सिस्टम मुहैया कराने में कारगर होगा, क्योंकि इसमें वाउचर का इस्तेमाल होने जा रहा है, न कि नकद राशि का। अब ये वाउचर इशू कैसे होंगे? दरअसल इसके लिए बैंकों को वाउचर इशू करने के लिए इकाई माना गया है। अब जिस एजेंसी को लोगों तक लाभ पहुंचाना है उसे पार्टनर बैंक से कांटेक्ट करना होगा। इस दौरान उस एजेंसी को यह बताना होगा कि वाउचर किस व्यक्ति के नाम से और किस खास उद्देश्य से इशू होना है। अब यह वाउचर सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया जाएगा, जो बाद में उस लाभार्थी को मिलेगा जिसके नाम पर यह इशू हुआ है। आपको बता दें कि लाभार्थी की पहचान उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगी। पिछले दिनों संसद में निसार अभियान पर चर्चा हुई। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, यानी एक ऐसी सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसे भारत का इसरो और अमेरिका का नासा दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं। संसद में दिए गए एक जवाब में सरकार ने बताया कि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि यह मिशन 2023 की शुरुआत में ही लॉन्च हो जाए। आपको बता दें कि साल 2015 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर रहे,
तब दोनों देशों के बीच इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी। आइए अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है। निसार को दरअसल में अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिहाज से लॉन्च किया जा रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी इस बात पर नजर रखना कि किस जगह भूमि कैसी है और उसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। जाहिर है ग्लोबल लेवल पर इस तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन रडार के जरिए ही संभव है। लिहाजा निसार में भी एडवांस्ड रडार का ही सहारा लिया जाएगा, जिसके जरिए इमेजिंग होगी। यह प्रोजेक्ट पोलर क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर का सर्वेक्षण भी करेगा। निसार एक डुअल बैंड रडार इमेजिंग मिशन है, एक एल बैंड और दूसरा एस बैंड। एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को नासा, जबकि एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को हमारा इसरो विकसित कर रहा है। इस मिशन में क्षमता है कि यह पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड में काम कर सकता है। लिहाजा भूमि, वनस्पति और क्रायोस्फीयर में होने वाले किसी सूक्ष्म बदलाव को भी आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इससे क्लाइमेट चेंज में मददगार बातों को भी हम जांच कर पाएंगे। बच्चों में पोषण बढ़ाने के लिए सरकार कई पहलें चला रही है, चाहे फिर बात मिड डे मील की हो या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि बच्चे जो भी भोजन करते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा फोर्टिफाई किया जाए। फोर्टिफिकेशन के जरिए दरअसल भोजन में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व शामिल किए जाते हैं ताकि बच्चों को अधिक पोषण मिल सके, जैसे विटामिन और अन्य खनिज तत्व। लेकिन इसके कुछ गलत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जी हाँ, दरअसल पोषण से जुड़े कुछ जानकारों की एक टीम ने FSSAI को चिट्ठी लिखकर इस बात पर सचेत किया है। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार अनिवार्य फोर्टिफिकेशन की पॉलिसी चालू रखती है तो इससे बच्चों की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। यहाँ खास तौर पर फोर्टिफाइड चावल और खाद्य तेल पर बात की गई है। जानकारों ने कुछ अमेरिकी पत्रिकाओं की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ओवर फोर्टिफिकेशन से बच्चों में हाइपर विटामिनोसिस की शिकायत आ सकती है। हाइपर विटामिनोसिस उस स्थिति को बताता है जब शरीर में विटामिन की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इससे ओवर एक्साइटमेंट, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। फूड फोर्टिफिकेशन के इतर टीम का मानना है कि बच्चों को जितनी अलग अलग तरह का भोजन मिलेगा वो ज्यादा फायदेमंद होगा। मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल आदि फोर्टिफाइड राइस के मुकाबले कुपोषण से लड़ने में अधिक कारगर हैं। खबर में हमने बार बार FSSAI का जिक्र किया है। आपको बता दें कि यहाँ FSSAI का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है। FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। जैसा कि संस्था के नाम से हम समझ सकते हैं कि इसका काम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना है। लोकसभा ने एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 पास कर दिया है। कानून बनने के बाद यह इसी साल लागू हुए अध्यादेश को समाप्त कर देगा। चूंकि इस विषय पर पहले से ही अध्यादेश लागू है, इसलिए जो प्रावधान बिल में हैं वे पहले से लागू हैं, बस इसे एक एक्ट की शक्ल दी जा रही है। बिल का सबसे मुख्य प्रावधान है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं उनमें अब किसी भी तरह से हड़ताल की इजाजत नहीं होगी। उदाहरण के लिए आयुध कारखानों यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहे कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। बिल में साफ है कि जनता के हित में राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और एकता की सुरक्षा में सरकार इस तरह की हड़तालों पर रोक लगा सकती है। एक आदेश के साथ ही अगले 6 महीनों तक कोई हड़ताल नहीं हो सकेगी। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो इसे और 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर इस तरह के किसी भी आदेश का इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट या ले ऑफ के जरिए उल्लंघन होता है तो 1 साल की सजा का प्रावधान है। बिल में जरूरी रक्षा सेवाओं के दायरे में कई तरह की सेवाओं को रखा गया है। उदाहरण के लिए ऐसी कोई भी इकाई जहां रक्षा से जुड़े उत्पाद तैयार होते हैं, वहीं सेनाओं से जुड़ी किसी भी इकाई की सेवाओं को भी जरूरी रक्षा सेवा माना गया है। यह बिल 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी बदलाव करता है। अब जरूरी रक्षा सेवाएं भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल होंगी। सजा माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल किसी भी कैदी की सजा माफ कर सकते हैं। इसमें वे अपराधी भी शामिल हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यहां तक कि अगर कैदी ने अपनी 14 साल की सजा पूरी न की हो तब भी सजा को माफ किया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि जब संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर टू ग्रांट पार्डन यानी क्षमा देने की शक्ति है तो कोई दूसरा कानून इसे कैसे कम कर सकता है, चाहे भले ही वह CRPC की धारा 433A ही क्यों ना हो। यहाँ आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 को समझना जरूरी है। उसके बाद धारा 433A को हम देखेंगे।
अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का जिक्र है। इस आर्टिकल में कुछ शब्दों का जिक्र है। ये शब्द क्षमादान के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे क्षमा यानी पार्डन, प्रविलंबन यानी रिप्राइव, विराम या परिहार, निलंबन और लघुकरण। साथ ही कुछ और बातों का जिक्र है। एक यह कि राष्ट्रपति उन सभी मामलों में इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें सजा किसी सैन्य अदालत ने दी हो, और दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड के मामले में भी क्षमा कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। इधर राज्यपाल को भी इसी तरह की शक्तियां अनुच्छेद 161 के तहत दी गई हैं, लेकिन अंतर यह है कि सैन्य अदालत और मृत्यु दंड के मामले में जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं वे राज्यपाल के पास नहीं। फिर कोर्ट के फैसले पर आते हैं। इस फैसले के बाद दो तरह के पेंच सामने हैं, आर्टिकल 161 और धारा 433A। संविधान राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं देता, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में पार्डन शब्द का इस्तेमाल किया है, और पार्डन शब्द का अर्थ अपने आप में काफी बड़ा है। तो क्या इसमें मृत्यु दंड को क्षमा करने की बात भी शामिल होगी? दूसरी तरफ धारा 433A कहती है कि अगर कोई ऐसा अपराधी जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो और उसमें किसी तरह की रियायत दी जाती है, तब भी कैदी को तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी 14 साल की सजा पूरी नहीं कर लेता। क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उस व्यक्ति से कानून व्यवस्था को नुकसान हो सकता है, इस आशंका पर गिरफ्तार कर लिया जाए? जी हाँ, ऐसा संभव है। इसे हम निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें आर्टिकल 370 में बदलाव के साथ ही लंबे समय तक इस तरह से गिरफ्तार रखा गया। संविधान सरकार को इजाजत देता है कि वह इस तरह की आशंका पर गिरफ्तारी के लिए कोई कानून बनाए। इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाल ही में एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस तरह की गिरफ्तारी के लिए केवल कानून व्यवस्था को खतरा होना एक आधार नहीं हो सकता। इसके लिए यह भी जरूरी है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ साथ लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के लिए भी खतरा हो। चलिए अब प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही उसे इस बात का भी हक है कि वह अपनी बात रखने के लिए एक कानूनी जानकार की मदद ले। यह बात इस अनुच्छेद के खंड 1 में लिखी है। उधर इसी अनुच्छेद का खंड 3 कहता है कि ये दोनों ही बातें प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में लागू नहीं होंगी। खंड 4 में लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े किसी भी कानून के तहत एक व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तारी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में यह अवधि 3 महीनों से ज्यादा हो सकती है। अनुच्छेद 22 ही सरकारों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी के तहत बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, पोटा और टाडा जैसे कानून बनाए गए। हालांकि बाद में इन कानूनों को रद्द कर दिया गया। फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इस मामले में देश का सबसे बड़ा कानून है। एक बात यह कि निवारक निरोध पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि रक्षा और विदेशी मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून केंद्र ही बना सकता है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। पिछले दिनों भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने बीमा से जुड़े एक बड़े कानून में बदलाव के लिए बिल पास कर दिया। बिल का नाम है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के जरिए 1972 के मूल कानून में बदलाव किए जाएंगे। यह बिल सरकार को राज्य के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनियों से अपनी भागीदारी को कम करने की इजाजत देता है। बिल कुछ ऐसे प्रावधान करता है जिससे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स को नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में मदद मिलेगी। यह बिल 1972 के कानून से धारा 10B को हटाने की बात करता है। इस धारा में प्रावधान है कि कुछ खास इंश्योरर्स की कुल पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होगी। इस व्यवस्था को हटाने के पीछे सरकार का कहना है कि वह इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। इस अमेंडमेंट बिल के जरिए हमारे लिए परीक्षा के लिहाज से जो अहम है वो है GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि इस कानून के पहले भी भारत में साधारण बीमा के क्षेत्र में बिजनेस होता था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1972 के कानून के बाद ही हुआ। पहले जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के जरिए GIC का गठन हुआ। बाद में 1956 के कंपनीज एक्ट के जरिए
इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। शेयर्स के आधार पर इस निकाय को एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का दर्जा दिया गया था। जीआईसी का गठन मुख्य रूप से साधारण बीमा बाजार के निरीक्षण, नियंत्रण और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले दिनों राज्यसभा में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना पर जानकारी साझा की गई। दरअसल गुजरात से आने वाले एक सांसद ने महिला किसानों के लिए चल रही योजनाओं पर सवाल किया, जिसके जवाब में जानकारी दी गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 सालों में गुजरात सरकार ने इस योजना के तहत किसी भी तरह का लाभ नहीं लिया। हालांकि इस मामले में गुजरात अकेला राज्य नहीं है। यही सूरत-ए-हाल कमोबेश असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों का भी है। हालांकि इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा 20.6 करोड़ का लाभ लिया है। आपको बता दें कि इस परियोजना की शुरुआत 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के एक हिस्से के तौर पर ही हुई थी। हालांकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना NRLM कर दिया गया है। महिला किसानों से जुड़े इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के लिए राज्यों को प्रोजेक्ट पर 75% वित्तीय मदद देता है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में यही योगदान 90% का है। इन सभी के बीच हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि यह फंड तभी दिया जाता है जब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इसके लिए मांग करें। यानी योजना के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है कि राज्यों को हर साल ऐसा कोई आवंटन किया ही जाए। इस साल ब्रिक्स देशों की 13वीं बैठक होने जा रही है। इसमें खास यह है कि भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। यह तीसरी मर्तबा है जब भारत ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की अगुवाई करने जा रहा है। इससे पहले 2012 और 2016 में भारत को इस तरह का मौका मिला था। खबर में आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों के अलग अलग मंत्रालयों या विभागों की बैठकें भी होती हैं। जैसे हाल ही में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक आयोजित हुई। बैठक में एक सकारात्मक बात सामने निकल कर आई है। सदस्य देशों ने इस बैठक में आखिरकार ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अंतिम रूप दे दिया। दरअसल ब्रिक्स देश इस दिशा में काफी लंबे समय से विचार कर रहे थे कि आतंकवाद को कम करने के लिए किस तरह आपसी तालमेल को मजबूती दी जाए। प्लान अब तैयार है और ऐसा अनुमान है कि इसी महीने होने वाली इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में इस योजना को पूरी तरह अपना लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना से पहले 2020 में इन देशों के बीच एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी पर बात बनी थी। इस प्लान को उस स्ट्रैटेजी का अगला कदम माना जा रहा है। इस योजना के आने से ब्रिक्स देशों के बीच आतंकवाद को खत्म करने पर बेहतर आपसी समन्वय बन सकेगा। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2016 में हुई थी। इस बैठक की मेजबानी भी भारत ने ही की थी। 2019 में हुई इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में 5 बातों पर फोकस करने के लिए एक राय बनी थी। इनमें शामिल हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिज्म में इंटरनेट का इस्तेमाल, चरमपंथ को रोकना, विदेशी आतंकियों से जुड़े मुद्दे और कैपेसिटी बिल्डिंग। आर्कटिक क्षेत्र में भारत के प्रयासों पर लोकसभा में चर्चा हुई है। इस पर सरकार ने जानकारी दी है कि हाल ही में जब तीसरी आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल का आयोजन हुआ तो भारत ने भी उसमें शिरकत की थी। गौरतलब है कि इस बैठक का आयोजन बीते 8 से 9 मई के दौरान हुआ। जापान और आइसलैंड ने मिलकर इस बैठक की मेजबानी की। इस वर्चुअल मीटिंग में 27 देशों और यूरोपियन यूनियन के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। वहीं अलग अलग आर्कटिक इंडिजिनस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी शिरकत की। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल की पहली बैठक वॉशिंगटन डीसी में 2016 में, जबकि दूसरी बैठक 2018 में हुई थी। आपको बता दें कि आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, यानी अलग अलग देशों की सरकारें इससे जुड़े मुद्दों पर सीधे काम कर रही हैं। आर्कटिक क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता और स्थानीय लोगों पर बढ़ते खतरे। इन सभी मुद्दों पर संगठन के सदस्य देश आपस में समन्वय करने की कोशिश करते हैं। सदस्य देश हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों के साथ भारत भी इस संगठन में ऑब्जर्वर स्टेट की भूमिका में है। कोला वेस्ट प्रोजेक्ट, सर्कमपोलर बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम असेसमेंट ऑफ द सेंट्रल आर्कटिक ओशियन और रीजनल एक्शन प्लान ऑन मरीन लिटर जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा हैं। अफ्रीका में आमतौर पर किस तरह के हालात रहते हैं, इस पर हमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। गृहयुद्ध, सैन्य गतिविधियां, आपदाएं और अब कोविड-19, इन सभी बातों के चलते यहाँ के कुछ देशों में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है।
एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इस बात को लेकर चेताया गया है कि इथोपिया, मेडागास्कर जैसे देशों में तत्काल प्रभाव से बड़ी मदद की जरूरत है। यह रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर जारी की। रिपोर्ट का नाम है हंगर हॉटस्पॉट्स 2021। रिपोर्ट में 23 देशों का जिक्र है जहां खाद्य सुरक्षा का संकट बना हुआ है। इनमें अफ्रीका के चाड, सोमालिया, लाइबेरिया, अंगोला, एशिया के अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। इन 23 में से 5 देशों इथोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया और यमन में गंभीर भुखमरी के हालात हैं। यही नहीं, आगामी अगस्त से नवंबर के बीच यह स्थिति और भी बुरी हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में एक रिपोर्ट में भी अफ्रीका के इन्हीं हालातों की चर्चा हुई थी। ग्लोबल फूड क्राइसिस नाम की यह रिपोर्ट ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने जारी की थी। आपको बता दें कि 2016 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के दौरान इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया था। इसके गठन में यूरोपीय संघ, FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सीधी भूमिका है। पूर्वोत्तर भारत से अक्सर हमें जनजातीय संघर्ष से जुड़ी खबरें सुनने में आती हैं। इनमें भी हमने नागा और कुकी के बीच संघर्ष के बारे में ही ज्यादातर सुना होगा। फिलहाल इस खबर में हम हलम जनजाति का जिक्र करेंगे। ऐसी खबरें हैं कि त्रिपुरा के इन आदिवासी लोगों ने अपने राज्य त्रिपुरा लौटना शुरू कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ब्रू जनजाति के लोगों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद ये लोग असम चले गए थे, जहां इन्हें शरण दी गई थी। आपको बता दें कि हलम जनजाति कुकी चीन ट्राइब्स परिवार का हिस्सा है। ये लोग आमतौर पर त्रिपुरा में रहते हैं, हालांकि असम और मिजोरम में भी इनकी कुछ तादाद है। ये लोग तिब्बतो बर्मीज एथनिक ग्रुप से आते हैं, इसलिए इसी परिवार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। हलम को कुछ छोटे जनजातीय समूहों में बांटा गया है। इनमें शामिल हैं कोलेई, करबोंग, कैपेंग, बोंग, बोंगचार, रोंगलोंग इत्यादि। इस जनजाति से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि ये लोग आमतौर पर बांस और चांगरास के बने घरों में रहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में टोंग घर कहा जाता है। इस खबर में हमें लोंगई नदी के बारे में जानना भी जरूरी है। दरअसल इसी नदी को पार कर हलम आदिवासी असम के करीमगंज पहुंचे थे। लोंगई नदी मिजो हिल्स की जाम्पुई पहाड़ी वाले हिस्से से शुरू होती है। इन पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी त्रिपुरा और मिजोरम के बीच की लगभग पूरी सीमा बनाती है। इसके बाद यह असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तेंदुओं और बाघों को बचाने और उनके संरक्षण की कवायद देश भर में चल रही है। उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों जब पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की तो पता चला कि 2014 से 2018 के बीच इनकी संख्या 63% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स, को प्रेडेटर्स एंड मेगा हर्बिवोरस 2018। रिपोर्ट में 2018 के दौरान देश में तेंदुओं की संख्या का जिक्र है। आंकड़ों में यह संख्या करीब 12,852 बताई गई। वहीं 2014 में यह संख्या लगभग 8,000 थी। जानकारों के मुताबिक तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी में प्रोजेक्ट टाइगर का हाथ भी है। दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर के चलते देश के कई हिस्सों को प्रोटेक्टेड किया गया है, जिससे तेंदुओं को भी सुरक्षित माहौल मिल सका है। भारत में तेंदुए अलग अलग तरह के जंगलों में देखे जा सकते हैं, फिर चाहे बात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हो या फिर ग्रासलैंड्स की। हालांकि 2 जगहों थार का मरुस्थल और सुंदरबन के मैंग्रोव्स में इनकी मौजूदगी नहीं है। इन विडाल वंशियों की शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनकी ऊंचाई अमूमन 45 से 80 सेंटीमीटर जबकि लंबाई 100 से 190 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनमें मादाओं का जेस्टेशन पीरियड आमतौर पर 90 से 105 दिनों का रहता है। हमें कभी कभी तेंदुओं और चीतों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर आसानी से किया जा सकता है। दरअसल चीते की खास पहचान यह है कि उसके चेहरे पर एक घुमावदार काली धारी होती है। यह धारी उसकी आंखों से शुरू होकर मुंह तक जाती है। इसी तरह दोनों ही जीवों के शरीर पर बने चित्तों में भी फर्क होता है। चीतों के शरीर पर चित्ते गोल या अंडाकार में होते हैं, जबकि तेंदुओं के शरीर पर चित्तों का आकार निश्चित नहीं होता। दोनों की गति में भी 2 गुने का अंतर है। माना जाता है कि चीते की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, वहीं तेंदुए 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड ही पकड़ पाते हैं। तेंदुओं में दहाड़ने की क्षमता होती है, जबकि चीतों की आवाज दहाड़ से काफी अलग होती है। आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। पहला प्रश्न, ई-रूपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन है, यह एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मुद्रा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा कथन, ई-रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। तीसरा कथन, ब्रिक्स देशों ने इस तकनीकी को अपने स्तर पर लागू करने के लिए
हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न, प्रायः खबरों में रहने वाला शब्द निसार क्या है? ऑप्शन है उत्तरी भारत के वायुमंडल में ओजोन परत का अध्ययन करने के लिए मौसम विज्ञान विभाग की एक परियोजना, भारत के द्वीपीय भागों से सटी प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल, भू अवलोकन के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित हो रहा संयुक्त अभियान या उपर्युक्त में से कोई भी कथन निसार के संबंध में सही नहीं है। तीसरा प्रश्न, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह विधेयक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अनिवार्य सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। यह विधेयक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। चौथा प्रश्न, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम असेसमेंट ऑफ द सेंट्रल आर्कटिक ओशियन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन है आर्कटिक परिषद, यूरोपियन पोलर बोर्ड, इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च सेंटर या इंटरनेशनल स्टडी ऑफ आर्कटिक चेंज। पांचवा प्रश्न, वैश्विक मानचित्र पर एक त्रिभुज बनाइए जिसके 3 बिंदु क्रमशः ट्यूनिस, एथेंस और कायरा हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश उस त्रिभुज के अंतर्गत आंशिकता या पूर्णतः शामिल होंगे? ऑप्शन है मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र, इटली, माल्टा, इज़राइल। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 5 और 6, 3, 4 और 5 या फिर 2, 4 और 6। तो चलिए अब मैप सेक्शन पर डालते हैं नज़र। हेलो दोस्तों, मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते के बुलेटिन में हमने आपसे ट्यूनीशिया के बारे में चर्चा करने के लिए कहा था। दरअसल यहाँ के राष्ट्रपति काइस सईद ने यहाँ की संसद को भंग कर दिया है, साथ ही प्रधानमंत्री को भी उनके पद से हटा दिया है। इस वजह से यह देश चर्चा में है। तो हमने आपसे ट्यूनीशिया के पूर्व में मौजूद एक द्वीपीय देश का नाम बताने के लिए कहा था। यह देश दरअसल माल्टा है, जो भूमध्य सागर में अवस्थित है। अब हम चलिए ट्यूनीशिया के नक्शे को विस्तार से देखते हैं। तो ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो अवस्थिति है यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। अब बात करें ट्यूनीशिया की राजधानी के बारे में, तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और इसके सीमाई देशों में पश्चिमी क्षेत्र में अल्जीरिया मौजूद है और इसके दक्षिण पूर्व में लीबिया स्थित है। इसके अलावा इसका जो उत्तरी क्षेत्र है और इसका पूर्वी क्षेत्र है यह पूरा भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो एटलस पर्वत श्रृंखला का विस्तार इसके उत्तर तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है यह मुख्य रूप से अल्जीरिया में मौजूद है और मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो उत्तरी भूमध्य सागरीय जलवायु है उसको और दक्षिणी रेगिस्तानी जलवायु को यही पर्वत श्रृंखला अलग करती है। अब बात करें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो माउंट जेबल चाम्बी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1544 मीटर है और यह अल्जीरिया की सीमा पर मौजूद है। ट्यूनीशिया के मध्य और लगभग दक्षिणी हिस्से में सहारा रेगिस्तान मौजूद है और इसका कुछ मध्य का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसका उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है, जबकि इसके दक्षिणी क्षेत्र में रेगिस्तानी जलवायु का प्रभाव रहता है। अगर हम यहाँ की प्रमुख नदी को देखें तो मेडजर्दा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ की राजधानी ट्यूनिस के पास सिरोको हवाओं का प्रभाव देखा जाता है। तो जो सिरोको हवाएं हैं ये क्षेत्रीय हैं, साथ ही ये गर्म और आर्द्र जलवायु से प्रभावित है। चूंकि इनकी उत्पत्ति रेगिस्तानी क्षेत्र से मानी जाती है, ऐसे में गर्म हवाएं तो है ही, शुष्क भी हैं, लेकिन जब ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो ये वहाँ से कुछ नमी अवशोषित कर लेती हैं। इस वजह से इनका प्रभाव यहाँ देखा जाता है।
भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में हमने पिछले बुलेटिन में विस्तार से कवर किया था, तो आप चाहें तो उस बुलेटिन को फॉलो कर सकते हैं। भारत के बेंगलुरु शहर में दरअसल कांगो के एक निवासी की मृत्यु हो गई है पुलिस हिरासत में। इस वजह से बेंगलुरु में बवाल मचा हुआ है। तो अगले मैप सेक्शन में हम द रिपब्लिक ऑफ कांगो को कवर करेंगे। आपको रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी का नाम बताना है। तो इस मैप सेक्शन में इतना ही, शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। यूरोपीय संघ ने Amazon.com INC पर $886.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ ने EU के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR के उल्लंघन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए Amazon पर यह जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन यानी CNPD ने अमेजन पर लगाया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण दर्ज आत्महत्या के मामलों में 24% की वृद्धि देखी गई है। NCRB के रिकॉर्ड में कहा गया है कि 2019 में देश में बेरोजगारी के कारण 2851 लोगों ने आत्महत्या की। कर्नाटक ने 2019 में बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है। हाल ही में बायोटेक प्राइड यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय अनुसंधान और समाधानों के लिए भारत को अपने स्वयं के विशिष्ट डेटाबेस की आवश्यकता है। बीते दिनों न्यूजीलैंड ने रूपांतरण चिकित्सा यानी कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। यह लोगों को उनकी सेक्सुअलिटी, लिंग अभिव्यक्ति या LGBTQ आइडेंटिटी का इलाज की कोशिश की प्रैक्टिस करने से जुड़ा है। कन्वर्जन प्रैक्टिस प्रोहिबिशन लेजिस्लेशन बिल का उद्देश्य कन्वर्जन थेरेपी से होने वाले किसी भी नुकसान को रोकना और लिंग एवं सेक्सुअलिटी पर स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना है। विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, युवाओं पर रूपांतरण चिकित्सा करने को अपराध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। चिप मेकर इंटेल ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत करने की बात कही है। इसके लिए इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के साथ कोलैबोरेट किया है। इंटेल के AI फॉर सिटीजन्स प्रोग्राम पर आधारित AI फॉर ऑल पहल का उद्देश्य सभी के बीच AI के बारे में जागरूकता पैदा करके भारत को AI के लिए तैयार करना है। AI फॉर ऑल 4 घंटे का एक सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य अपने पहले वर्ष में 1 मिलियन नागरिकों को AI से परिचित कराना है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने का जश्न मनाने के लिए 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को एक कानून बनाकर 3 तलाक की प्रथा को एक अपराध घोषित कर दिया है। सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत किया है और ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाकर उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम DU के पूर्व कुलपति और पादप आनुवांशिकीविद यानी प्लांट जेनेटिसिस्ट दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। खोजी गई नई प्रजाति का नाम मिनरवर्या पेंटाली है। यह नई प्रजाति पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट से खोजी गई है जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर फैली हुई है। आपको बता दें कि प्रोफेसर दीपक पेंटल एक प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं जिनकी रुचि का प्राथमिक क्षेत्र क्रॉप ब्रीडिंग है। अवध की बेगम हजरत महल का 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण स्थान था। उनके महत्व को रेखांकित करते हुए रुद्रांशु मुखर्जी ने एक किताब अ बेगम एंड रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 का लेखन किया है। आपको बता दें कि बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। यह पुस्तक एक अलग दृष्टिकोण से 1857 के विद्रोह का विवरण पेश करती है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है।
हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तनपान को बच्चों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मानता है। इस वर्ष स्तनपान सप्ताह की थीम प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। विश्व स्तनपान सप्ताह स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनाया जाता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।